हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भूगोल का जो है कक्षा 6 का चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, जिसका नाम है मानचित्र। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे कि मानचित्र के बारे में, जैसे कि मैप होता है ना, मैप के बारे में कि हर चीज़ कैसे होती है, मानचित्र हमारे कैसे यूज़ में आते हैं, कितने तरह के मानचित्र होते हैं, ठीक है। और हर चीज़ जो है हम मानचित्र को ही लेकर इसमें जानकारी जो है हासिल करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट आ रहा है, मानचित्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आता है हमारा मानचित्र के बारे में। हमें टॉपिक पढ़ना यहाँ पे लिखा है ना, हमारा मानचित्र है, अभी बस इसी चीज़ को पढ़ना है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा, अपने ग्लोब के, जो हमारा ग्लोब है उसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। ग्लोब में क्या होता है कि उसमें हम जैसे उसमें सीमा होती है, एक सीमा तक ही हम उसमें जानकारी हासिल कर सकते थे। बड़े बड़े मैप में जैसे कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, चीन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब आप देख सकते हो। अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी हमारे सागर्स हैं, महासागर है, वो देख सकते हो ग्लोब में। लेकिन तुम उसमें से डीपली जाना, भारत में दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली में ये जगह कहाँ है, तो उसके लिए आपको मानचित्र की ही ज़रूरत पड़ेगी। बिना मानचित्र के आप नहीं पता कर सकते, नहीं अध्ययन कर सकते उसके बारे में, ठीक है। तो ग्लोब जो है हमें एक सीमा तक ही जानकारी देती है। उसको हमें मानचित्र जो है हमें अच्छे से जो है हर चीज़ को फाइनली उसे पढ़ने के लिए, उसे देखने के लिए, आगे और डीपली जाने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। बिल्कुल, जब हम पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ग्लोब का जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। बिल्कुल फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने बताया समझा कर भी, वही चीज़ इसमें है, ठीक है। जो हम छोटी चीज़ों को देखना हो, पढ़ना हो, तो उससे हम क्या है ग्लोब में नहीं पढ़ सकते, उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हमें मानचित्र ही चाहिए। बस ग्लोब में क्या होता है कि सब चीज़ें जो है, ग्लोब में जो छोटा जो देश होता है, ऊपर ध्रुव के साइड चला जाता है तो ऊपर चपटा होता है, तो हमें चपटा छोटा सा दिखाई देता है। लेकिन मानचित्र में हम बड़ा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, आकाश से उसके बाहर बड़ा करके देखते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। बिल्कुल, यानी कि चपटी सतह पर, यानी एक पेपर पर खींचा हुआ चित्र को ही हम मानचित्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। बिल्कुल, हम क्या ग्लोब को पूरा चपटा कर सकते हैं? नहीं, है ना, टूट जाएगा वो। लेकिन हम इसे पेपर को, पूरे ग्लोब को पेपर पे दर्शा सकते हैं। तो वही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। हम दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यानी बहुत सारे मानचित्र को जब इस अलग अलग देशों के, अलग अलग जगह के, जिलों के, गाँव के रख दिया जाता है, उसे एटलस कहते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने पर खींचे गए मापों पर आधारित होता है। क्या होता है, अलग अलग जो है जगहों के बारे में उसमें उसकी जानकारी होती है। उसमें मैप बना होता है, ड्राइंग बना होता है ना। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल, ग्लोब में आप उसमें ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकते हो, और इसमें क्या है, हम ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, फैला करके होता है, इसमें लिखा हुआ साफ साफ देख सकते हैं, है ना। इसलिए जो हम ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं इसमें। और कहीं जाना हो तो उसे लेके जाना भी आसानी होता है। ग्लोब को तुम कहीं लेके जा नहीं सकते हो, ठीक है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के, जिसमें से कुछ को नीचे वर्गीकृत किया गया है।
वर्णित किया है। यानी कि मानचित्र जो है कई प्रकार के होते हैं, उसे हम जो नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। तो ये तीनों मानचित्र के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है। भौतिक मानचित्र होता क्या है, आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। आपको थोड़ा सा ऊपर से बता दूं, किसी की हमें मैदान पर्वत जो प्राकृतिक से दी है, हमारी भौतिक जो चीज़ है, आपने साइंस में पढ़ा होगा विज्ञान में कि भौतिक रासायनिक क्या होता है। तो वही चीज़ है जो भौतिक चीज़, यानी कि जो तुम्हें पहले से बना बनाया मिला हुआ है। तो उन चीज़ों की जब तुम अध्ययन करना चाहते हो, उसका जो मैप होता है वो हमारा भौतिक मानचित्र कहलाता है, ठीक है। और राजनीतिक मानचित्र में भी हमारा होता है कि राज्य, नगर और शहर, मतलब उसके अंदर पूरा जिले का आ जाता है, गांव के बारे में पूरा जो मैप बना होता है उसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। जिसमें राज्यों के बारे में मानचित्र बने होते हैं उसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। तो हम चलो इसमें पॉइंट पे आते हैं। अपना हमारा पॉइंट है भौतिक मानचित्र, पहला पॉइंट है, ठीक है। देखिए किसे कहते हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, ठीक है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ यानी जो प्राकृतिक से बनी हुई हैं, जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावत मानचित्र कहते हैं, ठीक है। उच्चावत मानचित्र या भौतिक मानचित्र कहते हैं किसको, पर्वतों, पठारों और मैदानों, नदियों, महासागर, इसके बारे में जो हमें मानचित्र इसके बने बनाए हमें मिलते हैं, जो बनाते हैं, तो वो चीज़ को हम क्या कहते हैं। आप लेने जाते होगे ना कि महासागरों का चाहिए हमें, तो महासागर का ही आपको निकाल के देगा, उसमें सारे महासागर बने होंगे। तो वही चीज़ ये सब हमारे आते हैं भौतिक मानचित्र में। पठार के बारे में जानना होगा, सारे पठार कहाँ कहाँ हमारे कैसे कैसे पठार हैं, दक्कन के पठार जो हमारे नीचे के हिस्से में है भारत में। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ जो है आपको अलग अलग मैप में बना बनाया मिलेगा, पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का, नदियों का, महासागर का, जो भी चाहिए आपको। तो इसे कहते हैं भौतिक मानचित्र या उच्चावत मानचित्र, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र बहुत आसान है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, राज्य ले लो, नगर ले लो, गांव ले लो, शहर ले लो, कुछ भी ले लो आप, जितने भी हमारे पूरे मतलब जहाँ पे इंसान रह रहा है पूरे जगह को ले लो, तो उसे कहाँ क्या बोला गया है, राजनीतिक मानचित्र। कि ये सारे राज्य में हमारे आते हैं, राज्य, गाँव, शहर जो सब जो भी है हमारे इसमें आते हैं, राजनीतिक में आते हैं। तो हमारा जो है राजनीतिक मानचित्र ये कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा नेक्स्ट है थीमेटिक मानचित्र, जो तीसरा हमारा मानचित्र के प्रकार है हमारा, ठीक है। तो थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। कुछ जो मानचित्र होते हैं वो विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि हमें सड़क के बारे में बताते हैं। थीमेटिक मतलब एक ऊपर से मोटा मोटा समझो से कि सड़क के बारे में हो गया, ठीक है, या फिर वर्षा कब कहाँ हो रही है उसके बारे में, जंगल कहाँ पे उद्योग लगा हुआ है, ये सब चीज़ें जो आपको मिलती है ना जानने के लिए, बताते हैं ना यहाँ पे आज आग लग गई, ये सड़क टूटा हुआ है, ये सड़क नया बन रहा है। तो ये इस सड़क का जो इस तरह का कुछ होता है, जब अच्छी सड़क होती है तो इस तरह का निशान होते हैं। तो वही चीज़ आपको दर्शा के बताया जाता है। तो ये चीज़ जो होते हैं सड़क के बारे में अलग आपको चाहिए कि पूरा हमें मुंबई जाना तो उसका रास्ता देख लो, सड़क कहाँ से अब देखो नया जैसे बन रहा है ना मुंबई जाने के लिए, तो वही चीज़ है कि हर चीज़ को जो बता रही है अलग अलग तरह से, सड़क के बारे में, वर्षा के बारे में, वन के बारे में, उद्योग के बारे में। तो ये सब हमारे थीमेटिक में आता है, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र के कितने घटक हैं, 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी कि घटक कौन से होते हैं, तो मानचित्र जो बनते हैं वो किस हिसाब से बनते हैं, एक तो दूरी होता है उसमें, फिर दिशा भी बताया जाता है कौन सी दिशा में है, अब प्रतीक होता है, कोई एक निशान दिया जाता है कि इस तरह का होगा, है ना।
जैसे कि आपने निशान के बारे में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से बना देते हैं ट्रायंगल शेप में, जो जहाँ पे मरे मरे लोग होते हैं वो इस तरह से बना देते हैं। जो कच्ची सड़कें होती है उसे इस तरह से, जो पक्की सड़कें होती है उसे इस तरह से, नदी को इस तरह से कर देते हैं, है ना। तालाब होता है, मतलब हर चीज़ को क्या है एक दर्शाते हैं। कोई पेड़ हुआ तो इस तरह से कर देते हैं। तो एक जो डैम बता देते हैं ना, डैम प्रतीक वही होता है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आ रहा है हमारा दूरी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दूरी। दूरी किसको कहते हैं? सबसे पहले से हमारा घटक में आ रहा है, सबसे पहले मानचित्र के 3 घटक। अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको यही बताना है मानचित्र के कितने घटक होते हैं, 3 होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, 3 ही घटक होते हैं। तो दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में हम इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, देख लेते हैं। दूरी यहाँ पर है, दूरी देखो ये चीज़ जो है ये आपको यही आपको बताना है, बताऊंगी अभी मैं। ये प्रतीक के बारे में है और ये चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, दूरी। एक मिनट फ्रेंड्स, तो यहाँ